जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे में आप लोगों की तबीयत सेहत अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी, जी। हियर यू गो सर, आपके पास राइट्स हैं, आप शुरू कर सकते हैं ठीक सर। है। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन तो हो गई थी पीछे। जी जी। सब लोग जो हैं वो तकरीबन उन्होंने देख ली होगी कोर्स आउटलाइन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सेशन। आज जो हमारा फर्स्ट सेशन है उसका पहले मैं कोर्स आउटलाइन आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ कि जिसमें से हमने ओके सो आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर सऊदी टैक्स सिस्टम का। ठीक है, रेडका का क्या रोल है, लीगल फ्रेमवर्क देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेशन। ओके, तो जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है जीसीसी का। ठीक है, और पहले भी मैंने सरसरी सा जिक्र किया था कि 6 ममालिक का ये एक इत्तेहाद है जिसमें सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, ओमान, बहरीन, कतर शामिल हैं। ठीक है, तो इनका यहाँ पे आगे जिक्र आएगा कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स में और कुछ हद तक वैट के मामले में। तो ये आप देख लें, ये लिस्ट है। इन ममालिक को आपने जहन में रखना है जब भी जीसीसी का जिक्र हो, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट यहाँ पे चूंकि हम डिस्कस कर रहे हैं सऊदी अरेबिया का, तो इसमें ज़कात एक चीज़ है जो बाकी दुनिया में नहीं है। बाकी जीसीसी में उस तरह से नहीं है, यहाँ पर है। ये 2.5% है। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया होगा कि ऑन एसेट बेस होती है, सर ऑन इसको जरा का। जूम कर देंगे, स्क्रीन को जूम कर देंगे। बताइएगा, ठीक है। जूम का ऑप्शन, एक्सक्यूज मी, जूम का ऑप्शन हमारे पास भी होता है। आप खुद भी जूम कर सकते हैं। लाइक जी अगर जी जी जी। आपको कुछ चीज ठीक है जूम ठीक करनी है, वो कर सकते हैं। है, थैंक ओके, यू सर। सो थैंक 2.5% ज़कात होती है ऑन देयर एसेट बेस। ये जो टैक्स बेस है, इसकी ज़कात बेस है, ये हम गो थ्रू करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, जो स्पेसिफिक हमारा ज़कात के हवाले से लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों के लिए चूंकि ये फर्स्ट लेक्चर है, तो इसमें बुनियादी थोड़ी बातें बता देता हूँ। 2.5% है रेट इसका जो देना होगा। और आप नोट्स ले रहे होंगे मेरा ख्याल है सब लोग, तो नोट कर लें ये चीज़ें। 2.5% है, और ये एसेट के ऊपर या नेट जो एसेट्स होते हैं बिजनेस के, करंट एसेट्स, उनके ऊपर होता है। और ये इंडिविजुअल्स का जो होता है वो नहीं है। ठीक है, यानी कि जो एक इंसान की प्राइवेट वेल्थ होती है उस पर नहीं है, ये जस्ट बिजनेस के जो एसेट्स हैं उन पर है, नंबर वन। और दूसरा इसमें ये है कि जो जीसीसी के कंट्रीज के सिटीजन हैं, उनके यहाँ पे जो बिजनेसेस हैं ये उन पर है। ठीक है, बेसिक इसका जो रूल है वो शरिया डिराइव्ड है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कॉर्पोरेट इनकम टैक्स पे। ये जो फॉरेन ओन्ड एंटिटीज हैं, यानी जो जीसीसी कंट्रीज के अलावा जो सिटीजन हैं, उनके जो यहाँ पे बिजनेसेस हैं, उनका प्रॉफिट का 20% होता है जो जेडका को जमा कराना होता है एज अ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। फिर हम आ जाते हैं थर्ड, वैट पे आ जाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में जीएसटी है, जनरल सेल्स टैक्स है, हर चीज में उसकी उसके प्राइस में शामिल होता है, उसी तरह से यहाँ पर वैट है। ऑलमोस्ट ऑल गुड्स और सर्विसेज में 15% वैट शामिल होते हैं। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स है। ये ये जो बाहर दी जाती हैं पेमेंट्स, लाइक अगर कोई नन जीसीसी या सऊदी अरेबिया से बाहर कोई भी पेमेंट जा रही है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से डिफरेंट पेमेंट के ऊपर डिडक्ट करना होता है। विद होल्डिंग का कंसेप्ट ये होता है कि अगर मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ, तो आप तो हो सकता है कि पेमेंट ना जमा कराएं, लेकिन मैं उसको आपको पे करने से पहले डिडक्ट कर लूंगा। यहाँ पे जिस तरह से आपकी सैलरीज होती हैं एम्प्लॉयज की पाकिस्तान में, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो डिडक्ट कर लेते हैं सैलरी और वो एफबीआर में जमा करा देते हैं। उसी तरह से विदहोल्डिंग टैक्स जो है, जब यहाँ पे कोई बायर पेमेंट करते हैं बिजनेस सऊदी अरेबिया से आउटसाइड, तो वो 5% से लेकर 20% तक डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द पेमेंट डिडक्ट करके जेडका को जमा करा देते हैं। फिर एक्साइज ड्यूटी आ जाती है। एक्साइज ड्यूटी का जो बेसिक कंसेप्ट है एक्साइज टैक्स का, वो ये है कि जो हार्मफुल समझी जाती हैं, जैसे टोबैको हो गया या इस तरह के जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, वो चूंकि हार्मफुल समझे जाते हैं उनके ऊपर होता है। और ये 50% से 100% तक है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट्स। इसके बाद आ जाते हैं कस्टम ड्यूटीज। ये इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर होते हैं, जो भी चीज़ें इंटर हो रही हैं केएसए में, उनके ऊपर है। उसके बाद हम, चूंकि हमारा हमने देखा कि और जो हमने डिस्कस करना है, जेडका का रोल डिस्कस करना है, यहाँ तक हाँ ये बेसिक हो गया। सर, एक छोटा सवाल था। ये जो विथ होल्डिंग जी जी टैक्स है, जी जी। ये लाइक वैट की कैटेगरी में ही फॉल करेगा?
ये यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स ऑन इनकम सर्विसेज नहीं, ये कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की कैटेगरी में शामिल होगा। ठीक हो गया? हेलो जी, जी सर कॉर्पोरेट जी इनकम टैक्स है। जी जी, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? जी जी आ रही है। दो ये एक कॉर्पोरेट, एक तो एक सॉरी आप कर लो। जी जी मैं दो चीजें मुझे बता दीजिएगा, एक तो ये स्लाइड आप बाद में शेयर करेंगे, दूसरा ये बता दें ज़कात का जो मैं समझाऊं, ज़कात जो है अगर अगर एक पाकिस्तानी सऊदी में बिजनेस कर रहा है तो उस पर लाइबल नहीं है। जो जीसीसी का सिटीजन होगा सिर्फ वो मतलब सऊदी नेशनल होगा तभी होगी, और मेरे लिए अगर पाकिस्तानी करता हूँ तो मेरे लिए सिर्फ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स होगा। ऐसा ही है? जी जी, ऐसा ही है। ठीक है, स्लाइड शेयर ओके, करेंगे ना बाद में? हाँ जी हाँ जी। चलो अच्छा, ओके एक सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो आपने बताया ना विदहोल्डिंग टैक्स 5 to 20%, क्या जी ये जी, डबल टैक्सेशन ट्रीटी का पार्ट नहीं बनती? हाँ जी, ये बजाय बनती है, बनती है, बनती है। हाँ, अलबत्ता ये कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर एडजस्टमेंट हो जाती है, ऐसे ही ये कुछ है ना? हाँ हाँ जी, ये जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के अंदर आप एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, वो तो उन बिजनेसेस को देना होता है ना जो यहाँ पे हैं। ये विदहोल्डिंग टैक्स उन पे है जो आउटसाइड पेमेंट है, जो बेसिकली आउटसाइड जी ज़ाहिर है, बिजनेसेस आउट है। ऑफ कंट्री के लिए ना, फॉरेन के रिवर्स लिए हाँ, ना। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जाएगा, ऐसा ही है? नहीं नहीं, वो तो वैल्यू एडेड टैक्स है और वो इंपोर्ट के केस में होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक चलो है, सही सही। कि जब हम कोई चीज गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली सर्विसेज के केस में होता है, गुड्स के केस में तो कस्टम जब इंपोर्ट कर रहे होते हैं उस टाइम आप पे कर देते हैं ना। तो जो सर्विसेज होती हैं उनमें होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जो लोग न्यू हैं उनके लिए भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वैट का एक हिस्सा होता है यहाँ पर। और मेरे ख्याल से हम ये क्वेश्चन आखिर में कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी क्योंकि बाकी भी स्टूडेंट्स हैं तो उनको समझने में मुश्किल हो सकती है। ओके, अब हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है, क्यूरी तो नहीं है आप लोगों की और इसके अलावा? नहीं नहीं सही है बस। महमूद साहब, एक क्वेरी थी कि विदहोल्डिंग जी टैक्स अगर जैसे जीसीसी के अदर कोई कंट्री है, यूएई, कतर, वहां से सऊदीया में बैठ के सर्विस ली जा रही है, तो उसको जब पेमेंट करेंगे तो उस पर भी विदहोल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल होगा? हाँ जी। ओके। प्लीज प्रोसीड ओके, सर। कोई और? ओके ओके, कोई और क्यूरी किसी और की? अच्छा, इसमें महमूद साहब क्वेश्चन मेरा ये था कि अगर कोई फॉरेन ओन एंटिटीज का, जिस तरह आपने बोला कि उस पर जी 20% कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो एप्लीकेबल है, जी अब जी यही फॉरेन ओन इंडिविजुअल्स अगर अपना प्रॉफिट जब ये रिमिट करना चाहें अपने कंट्री के अंदर, तो उनको एडिशनल विदहोल्डिंग टैक्स बिटवीन 5 to 20% वो एडिशनल पे करना होगा? नहीं नहीं, देखें यहाँ पे जब आपने ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, तो फिर तो वो पर्सनल हो गया ना, पर्सनल प्रॉफिट हो गया ना। आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे पे होना है, ना कि आपके इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक नहीं वो है, ठीक यहाँ है, पे जो आपने जी जी, यहाँ पे जो नॉन रेजिडेंट जब रिमिट करते हैं ना, यहाँ पे वो जी 20% देखें, एक तो प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया, मिसाल के जी तौर पे आपका 1 लाख रियाल आपका प्रॉफिट था, आपने 20% टैक्स पे कर दिया, आपका 80,000 आपका नेट प्रॉफिट हो गया। अब वो जी 80,000 आप सऊदी से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में रिमिट करना चाह रहे हैं, तो आपने हाँ, यहाँ पे लिखा है ऑन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट्स जो है वो 5 to 20% विद होल्डिंग टैक्स है। सो वो विद होल्डिंग टैक्स फिर उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं? नहीं नहीं, ये जो विद होल्डिंग टैक्स का कंसेप्ट है ना, ये है कि अगर कोई यहाँ पे बिजनेस है, वो सर्विसेज लेता है किसी पाकिस्तानी रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट की, ठीक है? तो या रॉयल्टीज हैं या डिविडेंड्स उधर से डायरेक्ट जा रहे हैं, यानी नॉन रेजिडेंट ओनर है किसी कंपनी का। ये जो हमने इसमें कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में पढ़ा ना, वो है जो कि यहाँ पे अमूमन रेजिडेंट्स हैं, ठीक है? ये उनके केस में है जो जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है, ये ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे कि नॉन रेजिडेंट डिविडेंड जा रहा है। अगर ये यहाँ पे डिविडेंड उसको जा रहा है जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, तो उसका 5% उसका देना होगा, 5% उसको, ठीक है, डिडक्ट करके देना होगा। लेकिन अगर यहाँ का रेजिडेंट है और वो ले लेते हैं, डिविडेंड ले लेते हैं, उसके बाद वो रिमिट करता है, तो वो तो कोई नहीं, उस पे टैक्स नहीं है। अच्छा ठीक है, इसमें रेजिडेंट की जो डेफिनेशन भी आई होप आप आगे शायद बता दें, क्योंकि पाकिस्तान में रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट किस तरह हाँ डेफिनेशन है, सो वो आगे फिर आप शायद बता देंगे तो मैं उसको फिर होल्ड कर लेता हूँ। हाँ, चले। वैसे यहाँ पे ये होता है कि एक इकामा डॉक्यूमेंट होता है, एक आईडी कार्ड टाइप जैसे पाकिस्तान में होता है, वो इशू किया जाता है रेजिडेंट्स को, ठीक है? तो यहाँ पे इतना ज़्यादा इंडिविजुअल्स का कम्प्लेक्स केस नहीं है। बिजनेस का है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है। लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उनका सिंपल यहाँ पे बाय वे ऑफ एम्प्लॉयमेंट या
प्रॉपर्टी ओनरशिप कुछ लोग होते हैं जिनको इकामा इशू किया जाता है। जितने भी लोग जहाँ पे रहते हैं रेजिडेंट्स होते हैं उनके पास इकामा होना लाजमी है लीगली। ठीक हो गया? सर ये आगे चलें? विदहोल्डिंग के हवाले से सवाल था, जी विदहोल्डिंग के हवाले से सवाल था कि जो हेलो ग्रॉस पे पेमेंट करते हैं या नेट पे पेमेंट करते हैं सर? ग्रॉस अप कितनी करके करते हैं पेमेंट सप्लायर की इनवॉइस को लेके, या फिर हम नेट के ऊपर पेमेंट करते हैं विदहोल्डिंग की? नहीं, टोटल जो अमाउंट है उसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका सर विदहोल्डिंग जी जी दूसरा सर विदहोल्डिंग के वाले से ये था कि अगर पेमेंट हम करते हैं सप्लायर के बिहाफ पे, तो सप्लायर उसका जो है वो अपने रिटर्न के अंदर उसको एज अ एडजस्टेबल टैक्स ले सकता है अपना एसेट के तौर पे, और अपनी विदहोल्डिंग लायबिलिटी उसको रिड्यूस कर सकता है उस पेमेंट से जो कि हम उसकी पेमेंट से विदहेल्ड करके आगे जेटका को जमा करा रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। लेकिन ओके। उसमें ये ना कि ये नॉन रेजिडेंट को हो रही है तो उसमें अगर ड्यूअल टैक्सेशन है उसमें वो ले सकते हैं। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट जैसे टू ऑल ऑफ पार्टिसिपेंट्स, सॉरी सर मैंने आपको इंटरवीन कर दिया। जो अभी मैंने लास्ट में बिल्कुल एंड पे क्वेश्चन कुछ ऑब्जर्व किए, आई वाज कीनली ऑब्जर्विंग कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो देर इज पॉसिबिलिटी कि विद होल्डिंग अभी सारी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, किन ग्रॉस अप पे होगा, या फिर आपके जो है विद होल्डिंग होने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगेगा, ये चीजें आगे महमूद साहब आपको करवाएंगे। आप थोड़ा सा अपने क्वेश्चंस को होल्ड कर लें, और दूसरा जो है वो हैंड रेज का ऑप्शन चूज करें। क्लास का डेकोरम बहुत अच्छा रहेगा। मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों को इंटरवीन किया, लेकिन इससे आप लोगों की क्लास ही स्मूथ रहेगी और बाकी लोगों को भी कोई आवाजारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लीज सर जी कंटिन्यू। बिल्कुल सही है आपकी बात। ये जो ज़कात और कॉर्पोरेट टैक्स और ये जस्ट रेट्स आप इस टाइम नोट कर लें, आगे हम इन डेप्थ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। कोर मैंडेट क्या है रेडका का ना, जिस तरह से एफबीआर है उस तरह से यहाँ पे रेडका है, ज़कात टैक्स एंड कस्टम्स अथॉरिटी बनता है इसका। तो इसके कोर फंक्शन में आ जाता है ज़कात कलेक्शन आ जाता है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है, कस्टम्स रेगुलेशन आ जाता है, ई इनवॉइस ओवरसाइट। यहाँ पे एक चीज़ है जो कि ई इनवॉइस कहलाती है। ई इनवॉइसिंग इस तरह से होती है कि डायरेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम से डायरेक्ट अकाउंटिंग सिस्टम में इनवॉइस जाती है। आप अपने क्लाइंट्स को रेदर देन पीडीएफ में या स्टैम्प करके कोई डॉक्यूमेंट देने के डायरेक्टली अपने अकाउंटिंग सिस्टम के थ्रू से इनवॉइस करते हैं। उसके बाद एंटी स्मगलिंग और फ्रॉड, एंटी फ्रॉड, ये इनका एक यूनिट भी है जो K9 यूनिट है, डॉग यूनिट्स। तो वो इलीगल जो प्रोडक्ट्स हैं या वो काउंटरफिट आइटम्स हैं उनको रोकता है डिफरेंट पोर्ट्स पे, डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे। उसके बाद इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है डिफरेंट टैक्स ट्रीटीज में और डिफरेंट फोरम्स पे जेटका गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो स्पेसिफिक लॉज हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से हैं। ज़कात तो शरिया बेसिस है, उसकी शरिया से डिराइव्ड है। बाकी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लॉ हैं, इनका नेम आप देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अगर आप इन डेप्थ पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। इस टाइम इस स्टेज पे मैं नहीं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अभी पढ़ना स्टार्ट करें। वैट वैल्यू एडेड टैक्स का रॉयल डिग्री नंबर M113 है। विदहोल्डिंग टैक्स कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लॉ आर्टिकल 68 और 69 से डिराइव हुए। ओके, जो जो इसका पर्पस है टैक्सेशन का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ज़कात एंड टैक्सेशन कस्टम अथॉरिटी सपोर्ट करती है विजन 2030 को, रेवेन्यू कलेक्शन और ट्रेड एफिशिएंसी, क्योंकि यहाँ पे ई इनवॉइसिंग है उस हवाले से कुछ इनके इनिशिएटिव्स हैं उनके ज़रिए से। बाकी डिजिटल कंप्लायंस और ऑडिट ट्रेल, जब सब कुछ ई इनवॉइसिंग के ज़रिए से हो रहा होता है तो कोई शक शुबा नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पे उस तरह से मैनुअल इनवॉइसिंग नहीं है। तो सारा कुछ डायरेक्ट थ्रू पोर्टल जा रहा होता है। पहले आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम में इनवॉइस रेज करते हैं, वो जेटका के पास जाती है और फिर उधर से होके वो आपके क्लाइंट के सिस्टम में लैंड करती है। और टैक्स इंसेंटिव के ज़रिए से गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस करती है यहाँ पे, और लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रही है। फतूरा का, जैसे मैंने आपको बताया, इसको फतूरा बोला जाता है ई इनवॉइसिंग को। जो यहाँ पे कुछ कुछ सॉफ्टवेयर की लिस्ट है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, ERP की, जो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी रेडका की। उसमें ऐसे होता है कि वो एक्सेप्टेबल सॉफ्टवेयर हैं, उनके ज़रिए से आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस मार्केट में
सारे वही सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जो ई इनवॉइसिंग को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद फसा एक कस्टम डिक्लेरेशन पोर्टल है, वहां से आप जब भी कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो वो वहां पे डिक्लेरेशन अपलोड हो जाता है, उसकी डिटेल्स वहां से आप लेके वैट रिटर्न वगैरह में यूज करते हैं। उसके बाद सेवर, ये प्रोडक्ट जो एक स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से देखा जाता है कि इंपोर्ट्स के लिए सही है। उसके बाद बयान ऑटोमेट्स ड्यूटी कैलकुलेशन एंड कस्टम्स क्लियरेंस, ये लिंक्ड है जेडका के साथ। जब आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो वो डिक्लेरेशन जिस तरह से है तो वो बयान के जरिए से जाता है। उसके बाद टैक्स अथॉरिटी का एंड कंप्लायंस में इसका क्या रोल है, तो ये जितनी भी रजिस्ट्रेशन होती है, वैट की रजिस्ट्रेशन है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स की, ज़कात की फाइलिंग, वो तमाम आपको जेडका के पोर्टल पे जाकर करनी होती है। ऑडिट्स और टैक्स ऑडिट के लिए ज़कात खुद डिसाइड करता है किस क्लाइंट का करना है, और उसके बाद कुछ पेनल्टीज वगैरह इम्पोज करता है अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो। इनवॉइसिंग का जैसे मैंने पहले बताया वो हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। एक पोर्टल में आप लोगों को दूंगा लॉगिन करके, उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से इनवॉइसिंग होती है। उसके बाद लेट रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 और दीगर कुछ चीज़ों के लिए कुछ पेनल्टीज हैं। अगर आपकी इनवॉइस है और उसके ऊपर QRC कोड नहीं है तो 50,000 की पेनल्टी है। इस तरह की कुछ पेनल्टीज हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे, मैं दूसरी स्लाइड पे शिफ्ट हो रहा हूँ थोड़ी देर। ये स्लाइड भी नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी जी सर। जी ओके ओके, तो यहाँ पे टैक्स पेयर्स की क्या ऑब्लिगेशन है, रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन कब करानी होती है। जब ये जो चीज़ें हैं आप जस्ट नोट कर लें, और इन डेप्थ हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को इस टाइम समझ नहीं आए कोई चीज़ तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेटर ऑन हम इन डेप्थ इसमें डिस्कशन करेंगे। वैट जो है वो रजिस्टर कराना होता है। 375,000 का थ्रेशोल्ड है जो मैंडेटरी थ्रेशोल्ड है। अगर इससे ऊपर आपके रेवेन्यूज हैं या इतने आपके पर एनम रेवेन्यूज हैं तो अपने वैट के लिए रजिस्टर होना है। एक्साइज टैक्सेशन का ये है कि अगर आप कोई भी गुड्स, टोबैको, शुगरी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स सप्लाई करते हैं तो आपने पहले रजिस्टर होना है। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे जब भी कोई बिजनेस करता है तो उसको लाइसेंस इशू किया जाता है, और वो लाइसेंस जो है जब देते हैं आप तो उसके बाद आपने कॉर्पोरेट टैक्स के लिए रजिस्टर होना होता है। उसके बाद आ जाएंगे हम फाइलिंग रिटर्न्स। रिटर्न्स, डिफरेंट रिटर्न्स को डिफरेंट टाइम पीरियड्स हैं। एक थ्रेशोल्ड है जिसके बाद अगर आपका रेवेन्यू है तो आपको वैट रिटर्न मंथली करानी होगी, नहीं तो जनरली छोटे बिजनेसेस के लिए ये है कि उन्होंने 3 मंथ के बाद करानी होती है। डेट्स इसमें ये होती हैं कि अगर आपने वैट रिटर्न करानी है तो उसके लिए 1 मंथ है फ्रॉम पीरियड एंड, और 120 डेज फॉर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स रिटर्न, और साथ ही आपने पे करना होता है वैट और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स इसी इसी ड्यूरेशन के बीच में। रिकॉर्ड कीपिंग, यहाँ पे जितनी भी रिकॉर्ड कीपिंग है बाय लॉ रिक्वायर्ड है कि आप अरेबिक में रखें, और अगर आप अरेबिक में नहीं रखते तो आपका इतना होना चाहिए कि आप उसको फौरन जब भी जेडका आपसे मांगे तो आप अरेबिक कॉपी उसकी दे सकें। इनवॉइसिंग यहाँ पे जितनी भी होती है लीगली उसके लिए यही है कि आपने अरेबिक में करनी है, लेकिन चूंकि बिजनेसेस में जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि इंग्लिश में हो रही है, और इन प्रैक्टिस चल रहा है इंग्लिश में चल रही है इनवॉइसेस। उसके बाद जैसे कि मैंने बताया विद होल्डिंग टैक्स, जब भी यहाँ से बाहर कहीं पेमेंट की जाती है तो उसके हवाले से है, लेकिन कई जगहों पे ऐसे होता है कि रिलेटेड पार्टीज होती हैं, यानी एक कंपनी कॉमन ओनरशिप में है दूसरी कंपनी के साथ जो कि आउटसाइड एग्जिस्ट करती है। तो इनके केस में जितनी भी ट्रांसफर होंगी, पेमेंट्स वगैरह होंगी, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, उनके लिए कुछ असूल्स हैं जिनको हम ट्रांसफर प्राइसिंग में डिस्कस करेंगे। ये जरूरी है कि ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन हो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करें और उसके लिए इकोनॉमिक सेंस बने। ओके, अगर रिस्पोंडिंग टू ऑडिट्स, अगर कोई ऑडिट आता है तो उसके हवाले से जो भी रिक्वेस्ट की जाएगी डॉक्यूमेंट वो आपको देना होगा, और वो अरेबिक में देना होगा आपको या ट्रांसलेट करके देना होगा।
अगर कोई आपके लीगल स्टेटस चेंज होता है, एलएलसी बनता है कंपनी, या अगर कंपनी बंद किया जाता है, या ओनरशिप चेंज होती है, या एड्रेस चेंज होता है, तो आपने 30 डेज के अंदर जेडका को नोटिफाई करना होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी टैक्स पेयर क्लासिफिकेशन क्या हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीसीसी ओन्ड एंटिटीज ज़कात देती हैं, उसके बाद फॉरेन ओन्ड एंटिटीज कॉरपोरेट इनकम टैक्स देती हैं। जो मिक्स्ड ओनरशिप है उसमें क्या है, उसमें ये है कि वो डिपेंडिंग ऑन द ओनरशिप स्ट्रक्चर ज़कात और कॉरपोरेट टैक्स दोनों देंगी। सपोज अगर 10% सऊदी और या जीसीसी ओनर्स हैं, तो उसका प्रॉफिट का 10% जो है वो छोड़ दिया जाएगा, बाकी 90% पे उनको 20% कॉरपोरेट टैक्स देना होगा, तो ये इन इफेक्ट कम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पी के रूल्स हम देखेंगे उसके हवाले से कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बाहर से सर्विसेज दे रहे हैं, उनका विदहोल्ड किया जाएगा, और जो यहाँ पे परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको फुल इनकम टैक्स लाइबिलिटी बियर करना होगी, उनको कॉरपोरेट इनकम टैक्स के लिए रजिस्टर होना होगा और पे करना होगा। बाकी इंडिविजुअल या सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे जो बिजनेसेस कर रहे हैं वो उसी तरह से कॉरपोरेट टैक्स या ज़कात पे करेंगे जिस तरह से एलएलसी रजिस्टर्ड बिजनेसेस हैं। एम्प्लॉयज़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है यहाँ पे, सैलरीज वगैरह के ऊपर। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन पे। ज़कात के लिए ज़कात की करनी होगी, रजिस्ट्रेशन करानी होगी। कॉरपोरेट इनकम टैक्स के लिए और मिक्स्ड ओनरशिप बिजनेसेस को कॉरपोरेट इनकम टैक्स। वैट का जैसे मैंने आपको बताया कि 375,000 एनुअली अगर आपका टैक्सेबल टर्नओवर है तो फिर आपको कराना होगा, वैट रजिस्टर्ड होना होगा। और आपके लिए ऑप्शनल है 187,500 के रेवेन्यूज अगर आपके हैं तो आप कर सकते हैं टू क्लेम इनपुट टैक्स। ये डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे वैट के टॉपिक पे कि इनपुट टैक्स को कैसे क्लेम करना है और कैलकुलेशंस कैसे करनी है। एक्साइज टैक्स जब भी आपने डील करना है किसी शुगरी ड्रिंक्स या टोबैको या इन तरह के आइटम्स में, तो पहले आपने रजिस्टर होना है। ओके, विद होल्डिंग टैक्स पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, डिफरेंट रिकॉर्ड कीपिंग रिक्वायरमेंट्स हैं। वैट के लिए जो है वो 6 years है फ्रॉम द एंड ऑफ द टैक्स पीरियड। इंटेंजिबल और टेंजिबल कैपिटल एसेट्स के लिए 11 years तक आपने रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। इमूवेबल एसेट्स है, कोई रियल एस्टेट है तो 15 years है। और बाकी कोई कम ड्यूरेशन वाले एसेट्स हैं तो उनका आपने यूजफुल लाइफ प्लस 5 years तक रखना है। यहाँ तक हम डिस्कस करेंगे आज। इसके बाद हम टाइम ड्यूरेशन डिस्कस कर लेते हैं। ज़कात और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ये एनुअल होती है। ज़कात जब आपका 1 year पूरा हो जाता है तो फिर क्लोजिंग जो आपकी होती है शेयर होल्डिंग, उसकी बेस पे आप देखते हैं कि कितना ओनर जीसीसी के हैं और कितने नॉन जीसीसी के हैं, और उस बेसिस पे आप कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग ईयर एंड पे। और जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स है उसका प्रॉफिट का 120 डेज के अंदर आपने ईयर एंड के फाइल करना होता है और पे करना होता है। वैट मंथली भी चल रहा है और क्वार्टरली भी चल रहा है। छोटी कंपनीज के लिए है कि क्वार्टरली वो कर सकती हैं और बाकी मंथली कर रही हैं। 30 डेज के अंदर अंदर आपने सबमिट करना होता है रिटर्न, और आपने पेमेंट भी इसी पीरियड के अंदर करना होता है। विद होल्डिंग टैक्स मंथली बेसिस पे होता है और 10th ऑफ हर मंथ के आपको पिछले मंथ का जमा कराना होता है। और एक्साइज टैक्स 15 तक। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स और ज़कात को कब रजिस्टर करना है, एक्साइज टैक्स को कब करना है, और वैट रजिस्ट्रेशन कब करनी है। तो ये हमारा लेक्चर है। इसके बाद हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं Q&A सेशन। तो अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सर वैट में जो रजिस्ट्रेशन होती है, आपकी आवाज़ कट रही है। डियर स्टूडेंट्स, जिसने भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी करनी है वो पहले अपना हैंड रेज करे। आपको रिएक्शन का बटन नजर आए, उस पर क्लिक करेंगे, आपको हैंड रेज का ऑप्शन नजर आएगा, आप हैंड रेज करें। 1 by 1 आप सबसे क्वेश्चन सर करेंगे और आपको आंसर भी करेंगे, ठीक है। सॉरी सर, मैंने आपको इंटरप्ट किया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
जी नहीं नहीं, आप हेल्पफुल हैं, ठीक है। जी अबू बकर, आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। जी ठीक ठाक, आप बताएं। सर मैं भी ठीक। मैंने पूछना था कि जो 375,000 है, ये लिमिट कंपनी के लिए वैट में रजिस्टर होने के लिए या बिजनेस के लिए? ये सब बिजनेसेस पे है जी, अक्रॉस द बोर्ड। जितने भी बिजनेसेस जहाँ पे कोई भी टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, उन सब के लिए लिमिट है जैसे कोई रजिस्ट्रेशन की। अगर कोई दुकान है, अगर जी जी दुकानदार है, कोई दुकान सेल्स कर रहा है, उसकी 375,000 से ऊपर सेल्स करता है, तो वो दुकानदार भी रजिस्ट्रेशन करेगा वैट की? जी जी, सब सब। अब तो अच्छा, सही है। जी हो गया आपका क्वेश्चन क्लियर? जी सर, हो अबू गया बकर सर। जी, ठीक है। अकबर अली जी, अ, एहसानुल हक, बताइए। जी, अच्छा आपने ये बताया कि ईयर एंड पे देखी जाएगी शेयर होल्डिंग के कितने सऊदी हैं और कितने नॉन सऊदी हैं फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग कॉर्पोरेट टैक्स और जो ज़कात का रेलेवेंट जो भी होगा। सो अगर ड्यूरिंग द ईयर चेंज हो जाती है शेयर होल्डिंग, तो वो नहीं मैटर करेगी जो ईयर एंड के ऊपर जो शेयर होल्डिंग बिटवीन सऊदी या जीसीसी और जो नॉन सऊदी हैं, उनका उसके हिसाब से फिर ज़कात तो कॉर्पोरेट टैक्स कैलकुलेट होगा, ऐसा ही है? जी जी, ऐसे ही है, क्लोजिंग ईयर एंड पे। ठीक। ठीक है, ठीक है। आपका कोई और क्वेश्चन है? एहसानुल हक, आपका कोई और अच्छा क्वेश्चन है? जी, इसके अलावा एक चीज़ और थी कि जिसमें आपने बोला था कि कॉर्पोरेट टैक्स में रजिस्ट्रेशन उन कंपनीज़ को होगी जो कि या तो नॉन सऊदी हों या वो मिक्स ओनरशिप हो। लेकिन ज़कात के अंदर आपने मिक्स ओनरशिप की बात नहीं की। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फिर 25% जो है वो सऊदी हैं और 75% जो अदर देन जीसीसी हैं, सो उसके इसमें फिर ज़कात में रजिस्ट्रेशन नहीं होगी? जी जी होगी, क्यों नहीं होगी, ये अच्छा, मैंने उसमें नहीं जो बोला आपने था। नोट्स में लिखा हुआ था, उसमें नहीं लिखा हुआ था, सो दैट्स व्हाई आई वाज़ माइट भी, कंफर्मिंग। नोट्स माइट भी उसमें कोई हो गया हो। ओके। ठीक है। तो सबको रजिस्टर कराना है, हुँ, ज़कात के लिए भी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स के लिए भी, ठीक है। ठीक। जी जी मिस जी आयशा, आयशा महमूद। जी, आयशा आप बोलिए। क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी सर, ये आपने ये बात की थी कि ई इनवॉइसिंग है। एक कंपनी जनरेट जो इनवॉइस कर रही है, वो इनवॉइस पहले जाती है जेडका के पोर्टल पे, वहां से फिर वो आगे अपने कस्टमर को जाती है सिस्टम में। तो जी जी मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर फर्ज करें, जैसे काम करते हुए कोई इनवॉइस में कोई प्राइसिंग ऊपर नीचे हो गई है, फॉर एग्जांपल एक आइटम है, उसकी प्राइस थी 50, मैंने उसको डाल दिया 40 गलती से, और वो सेंड हो गई है जेटका के पोर्टल के ऊपर। तो क्या उसको हम रिट्रीव कर सकते हैं कि वो अपनी मिस्टेक को हम उसको करेक्ट कर सकते हैं? ये वो रिट्रीवेबल है, या बस वो एक दफा जब चली गई तो फिर चली गई, फिर उसको नहीं हम कर सकते चेंज? जी, चली गई तो चली गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। इसको हम डिस्कस करेंगे, जब हम वैट को डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट नोट कब इशू करना है, कब नहीं करना, ठीक है। क्रेडिट नोट आपको बिल्कुल। आइडिया होगा कि क्या होता है, लेकिन अगर आपने जी इनवॉइस बिल्कुल सेंड सर। कर दी तो वो हम्म। फाइनल होती है, ठीक है। यानी ये अ, सर एक मिनट, इसका ये मतलब ये है कि उसको हम रेक्टिफाई कर सकते हैं डेबिट नोट या क्रेडिट नोट के थ्रू? नहीं नहीं, अगर आपका कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ है तो उसके केस में होता है, वरना नहीं, ठीक ठीक है। हो गया, थैंक यू। जी जी, जी उस्मान। उस्मान। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम उस्मान है। मैं यहाँ पे कराची में होता हूँ, एंड आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू KSA इन फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। सर मेरा बेसिकली सवाल आपसे ये है कि हम लोग वैट का जो रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो उसमें बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है जिसमें हम जो विद होल्डिंग जो हम लोगों ने की हुई होती है, उसको डिस्क्लोज करना होता है। तो सर जी जी बेसिकली सवाल ये है कि विद होल्डिंग तो हम अलग से ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जी उस जी वैट के रिटर्न के अंदर दोबारा से क्यों करने की रिक्वायरमेंट होती है? दैट्स इट। नहीं, आपने जो वैट रिटर्न फाइल करनी है, उसमें विद होल्डिंग टैक्स की आप कह रहे हैं कि एक जरूरत होती है। जी जी, सर एक कहाँ पे, जिस कहाँ एक पे आप किस? एनेक्जर होता है सर, जो कि जी जी, हमारे पास एक फाइल है, उसके अंदर हम लगाते हैं। हाँ,
ठीक है। तो मुझे बस पूछना ये है कि क्या ये रिक्वायरमेंट बाय जेड का है या मतलब ये नहीं है रिक्वायरमेंट? ये डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट डिफरेंट के होता है, हर किसी के साथ ही नहीं है। ओके फाइन सर। तो दूसरा सवाल ये था बेसिकली कि कोर्स के हवाले से था कि लाइक आपने बताया कि ये 2 से 3 महीने का कोर्स है, तो सर पूछना ये है कि हफ्ते में कितनी क्लासेस होंगी और क्या ये रिकॉर्डेड होंगी? जैसे अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो क्या हम रिकॉर्डिंग में बाद में ले सकते हैं या नहीं? आमिर आपको जी बेहतर जी जी बताएंगे इस हवाले से। जी उस्मान भाई, बिल्कुल ये लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, जुम्मे और हफ्ते को होगी। रात को 9 बजे से 10:30 हमारी क्लास का टाइम है। और फर्दर ये है कि बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको LMS पोर्टल के ऊपर मिलेगी। इन केस कभी आपकी क्लास मिस हो जाती है तो रिकॉर्डिंग आप लाजमी गो थ्रू करके आए। थैंक यू सर। थैंक यू उस्मान। ओके जी, तौसीफ अहमद साहब। तौसीफ अहमद। तौसीफ साहब गायब हो गए हैं। नहीं नहीं जी सर, म्यूट नहीं हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक क्वेश्चन है मेरा। मैं रिसेंटली सऊदी अरेबिया आया हूँ, एक कंपनी में ज्वाइनिंग हुई है। तो क्वेश्चन ये है कि कस्टम क्लियरेंस डिपार्टमेंट हमारी कंपनी है, वो कस्टम क्लियरेंस उनको सर्विसेज देती है। मेरे एक मैनेजर से गलती हुई थी, जब पेमेंट कर रहे थे वो सऊदी रियाल की जगह उन्होंने डॉलर में पे कर दिया था किसी भी डिपार्टमेंट को, क्योंकि मैं फ्रेश हुई थी इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अब यहाँ पे तो क्रेडिट नोट जा सकता है, या अभी जो हम हमारे ऊपर कोई टैक्स आएगा वो उसी डॉलर के हिसाब से आएगा? हाँ नहीं, अगर आपने गलत पेमेंट कर दी है तो आप मंगवा सकते हैं। आपने जो इनवॉइस रेज की है उसके हिसाब से होता है। मैं जहाँ तक आपका क्वेश्चन समझाऊँ, आपने कहीं इंपोर्ट करते हुए ज्यादा अमाउंट पे कर दी है, जस्ट ये कह रहे हैं आप? जी जी जी, हमने सऊदी रियाल की जगह वहाँ पे करेंसी सऊदी रियाल की जगह डॉलर सेलेक्ट किया हुआ है हमारे मैनेजर ने। वो चूंकि इतने वो नहीं थे, अरबी थे, तो क्या टैक्सेस अब हमारे, क्योंकि हमने ज्यादा पे किया हुआ है, तो उसके हिसाब से लगेंगे या कम लगेंगे? वही जो हमारे एक्चुअल टैक्स बनता है वही हमें देना पड़ेगा? ये जितना डिक्लेरेशन के ऊपर होता है वो होता है, उसका इससे ताल्लुक नहीं होता कि आपने पेमेंट कितना कर दी है। पेमेंट आप अगर बात कर सकते हैं तो मंगवा सकते हैं आप, या अपने बैंक के जरिए से बात करें। अगर अभी रिसेंट हुई है तो वो कैंसिल कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बैंक आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन जब आप इंपोर्ट, अब आपने ये नहीं बताया कि गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, क्या चीज इंपोर्ट की है? सर हम जो सर्विसेज देते हैं कस्टम क्लियरेंस सर्विसेज देते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे साबिक हो गई जो बड़ी बड़ी कंपनियां और एंड गैस जो एक्सपोर्ट करती है, तो एग्जैक्टली उन्होंने उनको सर्विस दी होगी। तो नहीं, ये तो इन जो क्लियर नहीं बड़े है। ये क्लियर नहीं है। कस्टम को जो जी जी डिक्लेयर किया जाती है वैल्यू, उसके हिसाब से कस्टम पे किया जाता है। कस्टम को देखते हैं उन चीज़ों को और इनवॉइस को देखते हैं, और उसके बाद वो उसके हिसाब से लेवी करते हैं। ये जो आपने पेमेंट गलत कर दी है, तो ये पेमेंट बैंक से भी कर सकते हैं आपके। जी करेंसी डिफरेंस है, करेंसी डिफरेंस है। जस्ट हमने गलती करेंसी नहीं की है, नहीं, सऊदी तो रियाल की जगह करेंसी डॉलर सेलेक्ट किया। ज्यादा पेमेंट हो गई ना, यही है कि गलत पेमेंट हो गई। जी 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 हाँ, जी तो जी, आप मतलब ये बैंक को कहें, या और आप बैंक को कहें, या आपने जो हैं जो इनको पे किया उनसे आप बात कर सकते हैं, तो वो अगर दे दें तो। ओके। लेकिन कस्टम को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू जी। जी अकबर अली साहब, आप क्वेश्चन कीजिए प्लीज। थैंक यू तौसीफ। अकबर अली साहब। अकबर भाई, आप क्लास में मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैंने ये पूछना था कि ये जो आपने बताया 375 और 187 की जो लिमिट है, ये वैट में रजिस्ट्रेशन होने के लिए, लेकिन जो कमर्शियल एक्टिविटी, मतलब आप आए हैं सऊदी अरब या बिजनेस स्टार्ट करने लगे, उसके लिए तो वो सीआर नहीं लेना पड़ता पहले? सीआर नंबर, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन। जी, इसमें दो चीजें हैं ना जो हमने डिस्कस की हैं। एक वैट हमने डिस्कस की है, और एक हमने कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स की है। ठीक है। जब भी आप यहाँ पे इंटर होते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आपको पहले यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ता है। ठीक है। कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन कह लें, लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, डिपेंडिंग कि आप LLC हैं या क्या हैं। तो आपने लाइसेंस ले लिया, उसके बाद आपने इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, उसके लिए रजिस्टर होना है। वैट जो है वो सिर्फ उस सूरत में है जब आप एक थ्रेशोल्ड को मीट करेंगे, पर एनम 375,000 का। अगर इससे कम है, 187,500 है, तो फिर आप इनपुट टैक्स को क्लेम करने के लिए करते हैं।
अच्छा, एक चीज मैंने और पूछनी थी। मैं ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, सीआर नंबर, वो जो डॉक्यूमेंट होता है, क्लासिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स आ रहा होता है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से मुझे ये समझ नहीं आती। कई दफा मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स पे आ रहा होता है वो जो सीआर एक्टिविटीज, खास तौर पे जहाँ पे आप मेंशन करते हैं कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज करेंगे, तो वहां पे वो म्यूनिसिपल अथॉरिटी की आ रही होती है नाम, कि जी वो अगर रियाद में है तो वो जो मतलब जो उसकी म्यूनिसिपल अथॉरिटी है वो इशू कर रही होती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से क्या मतलब है? कौन सा डिपार्टमेंट है? या ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मीन्स डायरेक्ट मिनिस्ट्री इन चीजों को देख रही होती जाहिर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो बंदा है वो देखता है, लेकिन ये आप कह रहे हैं म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें बल्दिया का या है? म्यूनसिपैलिटी हाँ, का बल्दिया। चाहिए होता है। जी जी, तो उनकी तरफ से चाहिए होता है। और उसमें कौन सा बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक। अच्छा, शुक्रिया। ठीक है। थैंक जी। जी जमील साहब, जमील साहब। जी सर, मुझे ये पूछना है कि विदहोल्डिंग टैक्स की कोई एग्जाम्पशन वगैरह भी मिल जाती है कि नहीं? हाँ जी, इसमें कुछ हैं डिटेल्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो डुअल टैक्सेशन के एग्रीमेंट्स भी हैं कुछ मुल्कों के साथ, तो वहाँ पे भी आपको हो जाते मिल जाती हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके जी। जी मलिक साकिब साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जरा वालेकुम विद सलाम। होल्डिंग टैक्स बता दे, रिपीट कर दे विद होल्डिंग टैक्स। ओके, ऐसा होता है कि जो एंटिटीज यहाँ पे हैं, बिजनेस कर रही हैं, वो तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स के लिए रजिस्टर होती हैं, और अगर उनकी डिपेंडिंग ऑन द शेयर होल्डिंग वो 20% देंगी प्रॉफिट, वो तो आपको क्लियर है ना, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और ज़कात वाला। अब इसके बाद ये होता है कि कुछ एंटिटीज हैं जो बायर हैं, वो यहाँ पे कोई सर्विसेज दे रही हैं या कोई काम कर रही हैं, बिजनेस कर रही हैं, लेकिन वो यहाँ पे पीई नहीं रखती, यानी कि यहाँ पे वो परमानेंट स्टे नहीं करती बिजनेस करने के लिए। ठीक है, कुछ अर्से के लिए कोई बंदा आया, उसने कोई काम किया, सपोज मैं आया पाकिस्तान से और मैंने यहाँ पे कोई अकाउंट्स की या टैक्स की या ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की कोई सर्विसेज दी, तो अब जब मैंने यहाँ पे सर्विसेज दी तो वो मुझे पेमेंट करेंगे। वो जो पेमेंट आउटसाइड केएस से होगी, उसके ऊपर इन्होंने कुछ ना कुछ अमाउंट डिडक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना होगा, उस कंपनी को जिसको मैंने सर्विसेज दी है। मैं नहीं दूंगा, लेकिन वो मेरे पेमेंट करने से पहले डिडक्ट करेंगे और वो जेडका को जमा करा देंगे। ये बेसिकली विद होल्डिंग एजेंट बीच में रखा जाता है। मकसद ये होता है कि गवर्नमेंट किसी और के जरिए से आपकी जो पेमेंट्स हैं उसमें से डिडक्शन करती है, क्योंकि आप पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या मुझ पे भरोसा नहीं किया जा सकता, या मुझ पे लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं आउटसाइड केस से हूँ। तो जो लोग आउटसाइड केस से हैं उनको देने से पहले यहाँ पे कुछ अमाउंट डिडक्ट कर ली जाती है। ठीक है, और वो विदहोल्डिंग टैक्स कहलाती है, वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का हिस्सा कहलाती है। वो उसका कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स होता है जो बायर सर्विसेज, बायर है, केस से बायर है। ठीक है, तो क्लियर है या नहीं है, समझ आई? सर ये जो प्रॉफिट होता है उसमें से मतलब कि जो टैक्स डिडक्ट होता है, या किस ये जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उससे? नहीं, चले मैं आपको थोड़ा सा और विद होल्डिंग एजेंट का पहले बता देता हूँ कि आपको मैं सैलरी देता हूँ या मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, सपोज मैं आपसे सैलरी लेता हूँ, ठीक है, एम्प्लॉय हूँ पाकिस्तान में, जो हिसाब है उसके हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने अगर आपसे सैलरी ली, मैं आपका एम्प्लॉय हूँ, तो आपने मेरी सैलरी में से कुछ पैसे काट के एफबीआर को जमा कराने हैं, जो मेरा इनकम टैक्स है। वो आपका इनकम टैक्स नहीं है, वो मेरा इनकम टैक्स है, क्योंकि मैंने आपसे तनख्वाह ली। ठीक है, तो गवर्नमेंट मुझ पे भरोसा नहीं करती कि मैं खुद लेके जाके पैसे जमा करा दूंगा। वो पहले आप पे जिम्मेदारी लगा देते हैं, आपका कोई मफाद नहीं होता कि आप टैक्स इवेजन करेंगे। ठीक है, आपको क्या लगे मैं सैलरी से 5% दूं या 6% दूं, आपका जितना बनता है बाई लॉ आप उतना डिडक्ट करके एफबीआर को जमा करा देती हैं। इसी तरह से जहां पे इम्प्लीमेंट ना कर सके गवर्नमेंट, बिकॉज क्योंकि जो इनकम जनरेट कर रहा है वो आउटसाइड केस से बंदा वाकया है, तो उसके लिए ये किया जाता है कि उसको जितनी भी रेजिडेंट एंटिटीज ने पेमेंट करनी है आउटसाइड केस से, उनकी इनकम में से उस पेमेंट से काट के जमा करा देंगे रेटका को। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? जी जी मलिक जी जी, साकिब, ये आ गई। जी जी जी। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, अब बताएं, क्या आप दोबारा पूछें आप मुझसे कोई और क्वेश्चन इसके हवाले से? नहीं नहीं, बस मेरा यही था, वो कंफर्म करना था, मुझे थोड़ा वो मिस हो गया था, हाँ ठीक, तो ये ठीक है, बस ठीक है। मैंने ये कंफर्म हाँ करना। हाँ, तो ये थैंक यू 5 मलिक से सर। 15% तक डिफरेंट पेमेंट्स के ऊपर डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। यहाँ पे जो रेजिडेंट एंटिटीज हैं वो डिडक्ट करती हैं, उनके लिए जो नॉन रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन। ओके जी, ताहिर मुश्ताक साहब। थैंक यू मलिक साहब। ताहिर मुश्ताक। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ई इनवाइसिंग का रिपीट कर दें कि ये किस केस में थोड़ी है, क्योंकि जैसे एफटीए वगैरह है, ये यूएई के अंदर जो हम टैक्स वगैरह जो वैट रिटर्न फाइल करते हैं, तो इधर ये इनवाइसेस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं होती। हम एक जो टोटल अमाउंट होती है सेल और परचेज की, वो एफटीए के पोर्टल में एंटर करते हैं। तो ये जो ई इनवाइसेस है, इनका थोड़ा मुझे बता दें, सऊदीया में क्या कंसेप्ट है इसका? जी, यूएई में ऐसे होता है कि वहाँ पे नंबर चलता है इनवॉइस का, यानी अगर आपने एक इनवॉइस इशू की 2 नंबर कर दी, तो अब अगली आपने 3 नंबर की, यूनिक नंबर होता है, उससे एफटीए ट्रैक करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? ये यूएई का बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं केएसए का। केएसए का ऐसे होता है कि ई इनवॉइसिंग होती है। ई इनवॉइसिंग ये होती है कि ये कोई फिजिकल इनवॉइस नहीं होती, यानी हार्ड कॉपी इसकी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप चाहें तो प्रिंट लेके अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसकी जो ओरिजिन है, जो असल में इनवॉइस है, वो नहीं है जो पेपर पे है, वो है जो कि आपके सिस्टम में है, और वो डायरेक्टली सिस्टम टू सिस्टम जाती है। सपोज मैं यहाँ पे ज़ेरो यूज कर रहा हूँ, सपोज, तो मैं अपने क्लाइंट को बिल करूंगा, वो थ्रू दिस सॉफ्टवेयर डायरेक्ट क्लाइंट के सिस्टम में लैंड करेगा थ्रू जेड का पोर्टल। जेड का को पता चलेगा कि मैंने इनवॉइस रेज की, और उसके बाद उस पोर्टल से आगे जाएगी क्लाइंट के पोर्टल पे, और उनको पता चलेगा कि ये बिल आया है हमारा। ठीक है, ये जो ई इनवॉइसिंग होती है उसकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर क्यूआरसी कोड होना चाहिए। और पहले ये था कि जनरेशन फेज था, यानी आपने जस्ट इनवॉइस जनरेट करनी है, डायरेक्टली सिस्टम में चली जाती थी। अब बीच में जेडका का पोर्टल आता है, पहले ये नहीं हुआ करता था। अब सब जो इनवॉइसिंग होगी, ई इनवॉइसिंग होगी, उसमें ये चल रहा है कि जेडका के पोर्टल पे जाएगी और वहां से वो रूट होगी। उससे ये होता है कि आप गलत जो क्लेम है वो नहीं कर सकते, इनपुट टैक्स। ठीक है, राइट। अच्छा सर, मुझे थोड़ा ये डिटेल पूछनी थी कि ये सब जितने भी बिजनेस है सब पे एप्लीकेबल है, या ये बड़े बिजनेस के ऊपर ही एप्लीकेबल है? हाँ जी, ये हम डिटेल डिस्कस करेंगे। इसमें कई फेजेज हैं, और जनरेशन फेज अलग है, और जो इंटीग्रेशन फेज है वो अलग है। इसकी डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे ठीक फ्यूचर है। लेक्चर और में। वैट, जब हम वैट रिटर्न फाइल करेंगे तो उस वक्त ऑलरेडी जो इनवाइसेस तो जेडका के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं, तो फिर हम उस वक्त किस तरह वो वैट को फाइल करेंगे? वो दोबारा से उसकी टोटल कैलकुलेशन डालेंगे? जी, कैलकुलेशन करके हमने वैट रिटर्न फाइल करनी होगी। जी जी, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ हैं, सैप S/4HANA है, कुछ और सॉफ्टवेयर हैं जो इंटीग्रेट ऐसे हुए होते हैं कि आपको रिटर्न सिस्टम के अंदर ही से सबमिट हो जाती है। ठीक है, तो लॉग इन करके नहीं जरूरत होती जी जी। जेडका के पोर्टल। और मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि ये जो अरेबिक के अंदर इनवाइसेस आपने मेंटेन करती हैं, अगर अगर कोई कंपनी नहीं मेंटेन कर रही तो उसको कोई पेनल्टी पड़ेगी? जी, लॉ में तो पेनल्टी है, लेकिन यहाँ पे इन प्रैक्टिस चल रही है इनवॉइसेस। ठीक है, इंग्लिश में चल रही है। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू ताहिर साहब। जी, अब्दुल कुद्दूस साहब, अब्दुल कुद्दूस। वालेकुम सलाम। कुद्दूस साहब, आपकी आवाज बहुत कम है। मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है सर? अभी कुछ बेहतर हो गई है। सर मेरा क्वेश्चन वेट से रिलेटेड है। अगर एक नॉन रेजिडेंट सेलरीड इंडिविजुअल है और इनकी जो एनुअल इनकम है वो जो थ्रेशोल्ड है 375,000 से अबव है, तो इसके लिए वेट में रजिस्टर होना लाजमी है कि नहीं है? जी, नॉन रेजिडेंट है और वो सप्लाई कर रहा है, तो अगर वो यहाँ पे सप्लाई कर रहा है तो सैलरीड इंडिविजुअल है सर, जी सॉरी, नॉन रेजिडेंट है और सैलरीड है, और जिसकी जो थ्रेशोल्ड है 375,000 से जो एनुअल इनकम है वो नॉन रेजिडेंट है, और एक और लफ्ज आपने बीच में यूज किया, सैलरीड पर्सन की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सैलरीड पे तो नहीं इसके नहीं, देखिए, सैलरीड अगर यहाँ पे कोई है और यहाँ पे उसकी इनकम जितनी भी है तो वो टैक्सेबल नहीं होती। सैलरीड पर्सन की कोई उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जी जी सर। ठीक अगर है, वो रेजिडेंट भी होते हैं, सैलरीड होगा, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, नॉन रेजिडेंट होगा तो उसको जो पेमेंट्स जा रही हैं उस पर विद होल्डिंग टैक्स जरूर डिडक्ट होगा, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है, सैलरी ले रहे हैं, तो फिर उस पर कोई टैक्स नहीं है। ये जो वैट का हम डिस्कस कर रहे हैं कि 375,000 है, ये मैंने आपको जैसे कि बताया, ये जीएसटी टाइप टैक्स है। जैसे पाकिस्तान में जनरल सेल्स टैक्स है, हर चीज पे शामिल है, उस तरह से वैट है। ठीक है, अब्दुल कदूस, क्लियर हुआ आपको यस सर, यस वैट सर। का? ठीक है, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी, सैयद शबी साहब, सैयद शबी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि जो हमने अभी विद होल्डिंग की डिस्कशन की है कि नॉन रेजिडेंट को वो विद होल्ड करके वो पेमेंट कर देंगे, तो वो विद होल्डिंग जब वो करेंगे और वो जब जेडका को जब जमा करवाएंगे, तो वो उसकी कौन सा पर्टिकुलर शो करवा के करवाएंगे? और दूसरी बात ये है कि इट मीन्स कि नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए वो एक एक्सपेंस ही है, उसमें उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फ्यूचर में, लाइक वो अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको एडजस्ट तो नहीं कर सकता किसी ना किसी तरह? जी जी, ये ऐसा ही है, ऐसा ही है। नहीं कर सकता। बाकी इसकी जो डिटेल्स है वो हम आगे फ्यूचर में डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको फाइलिंग कैसे होगी इसकी, और पेमेंट कैसे होगी। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी हाफिज जुबैर अयाज साहब, हाफिज जुबैर अयाज। जी हाफिज साहब प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी आ रही है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने वैट के हवाले से, इनपुट के हवाले से बात बताई, तो मुझे ये बता दें कोई ऐसी नेचर है कि जिससे इनपुट डिसअलाउ हो? इनपुट डिसअलाउ हो, जी हम डिस्कस करेंगे। डिडक्शन कौन कौन से एक्सपेंसेस की नहीं है। आपने चूंकि अभी पूछ लिया तो कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं वो नहीं अलाउ होते, ठीक है। एम्प्लॉयज़ के या उनके ऊपर जो वैट पे करते हैं वो आप नहीं नहीं क्लेम कर सकते। और ये जब हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है कई लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि कैसे वैट क्लेम करना है और कैसे इसकी कैलकुलेशन है, तो वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। पर आपके लिए ये है कि कुछ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस नहीं होते, ठीक है। जी जुबैर साहब, आपका क्वेश्चन और है कोई? जुबैर साहब। दूसरा सर मुझे ये बता दें, जैसे कि पाकिस्तान में जो है हम अपना इनकम टैक्स के हमारा थ्रेशोल्ड सुपर टैक्स वगैरह लग रहा होता है, तो क्या ऐसा वहाँ पे भी सिस्टम है या सिर्फ वहाँ पे बस नॉर्मली इनकम टैक्स का जो रेट है वही होगा, चाहे वो 1 रुपए की इनकम हो चाहे वो 1 करोड़ की इनकम हो, या कोई जी सुपर जी, टैक्स का थ्रेशोल्ड भी है? नहीं सुपर टैक्स का कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो मल्टीनेशनल्स हैं उन पे एक टैक्स है जो मिनिमम टैक्स है, वो हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। लेकिन सुपर टैक्स नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जुबैर साहब। जी ओके, अकबर अली साहब वंस अगेन। अकबर साहब आपका सवाल है कोई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि आप प्लीज क्वेश्चन कीजिए दोबारा से। इसको हम अपनी मैं जीएल देख रहा था, उसमें हर साल एक अच्छी खासी अमाउंट एक्सपेंस आउट कर देते हैं विद होल्डिंग। वो इसी वजह से करते हैं मेरे ख्याल में कि जो नॉन रेजिडेंट्स को जो पेमेंट्स हो रही होती हैं उसको हम विद होल्डिंग की जो रिटर्न है उसमें नहीं लेके जाते। उसकी कोई खास वजह होगी? विद होल्डिंग की रिटर्न में नहीं लेके जाते। मतलब आप जो एक्सपेंस आउट मेरा कर ख्याल है, देते हैं अपने। हाँ मेरा ख्याल है आपका क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में कोई कंपनी बैठी हुई है जो सर्विसेज दे रही है, उसको जब यहाँ का कोई बंदा पेमेंट कर रहा है तो वो कंपनी विद होल्ड टैक्स नहीं वो करती, अपने रिटर्न में नहीं शो करती। पाकिस्तान में या सऊदी अरेबिया में? नहीं नहीं, सऊदी अरेबिया में, मतलब मैं जिस कंपनी में हूँ सऊदी अरेबिया बेस है। वो जब पेमेंट कर रही होती है ना, तो हम इसको विद होल्डिंग को एक्सपेंस आउट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनवॉइसेज आ रही होती हैं, लेट्स सपोज वो इंडिया से इनवॉइस आई जी $100 की। अब अच्छा वो कहता है मुझे अच्छा 100 ही चाहिए, जो अच्छा आपने आपका, 5% काटा ना वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। हाँ वो आपका क्वेश्चन इस हवाले से है कि आपकी कंपनी जो सऊदी बेस्ड है वो पेमेंट करती है नॉन रेजिडेंट्स को, तो उसमें से वो क्लेम नहीं करती। नहीं, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ना, ये उसका इनकम टैक्स है जो बायर बैठा है, ठीक है। ये आपकी कंपनी का नहीं है। नहीं इट्स इसको, अ सॉर्ट ऑफ, जी ठीक ठीक, बिल्कुल एग्री ठीक एग्री। है। ओके। ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है वो उसका है जो यहाँ पे रेजिडेंट एंटिटी है, उसने तो अपना 20% दे दिया। अब वो बंदा जो बायर बैठा हुआ है लेकिन कैसे मार्केट से फायदा उठा रहा है, उनके ऊपर जो है वो विद होल्डिंग टैक्स होता है। ये इट्स सॉर्ट ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स जो नॉन रेजिडेंट एंटिटीज या इंडिविजुअल्स पर है। सर मेरा मासूमाना सवाल है, एंटरटेन हो जाएगा? जी जी, क्यों नहीं। अच्छा मुझे सर जी ये बताइएगा, अभी जो गालबन भाई साहब का नाम तो मैं भूल गया हूँ, खैर अभी जो क्वेश्चन हो रहा था उसमें मुझे ये बताइएगा कि अगर वो एंटिटी जो सऊदी अरेबिया में बैठी हुई है वो विदहोल्डिंग एजेंट है, वो विदहोल्डिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट मुझे अच्छी तरह से पता है, और वो उसकी काइंड ऑफ वायलेशन नहीं कर रही, फिर अगर वो उसकी पेमेंट डिडक्ट नहीं करती तो?
ये इस तरह से होता है कि ये आपने इन भाई के सवाल से किया, अकबर अली मेरा ख्याल है उनका सवाल अकबर था। जी, अकबर अली का सवाल था कि एक कंपनी लेट से पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही है, वो सर्विसेज दे रही है सऊदी अरेबिया में। वो खैर क्वेश्चन हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ जी कि जो सऊदीया में एंटिटी बैठी है, अब उसके लिए बीइंग विद होल्डिंग एजेंट उसके लिए बाइंडिंग है कि वो पेमेंट अगर करती है नॉन रेजिडेंट को, तो वो उसमें जी से उसके जिस भी परसेंटेज के ऊपर आता है, वो ज़ाहिर है उसके थ्रेशोल्ड्स होंगे या परसेंटेजेस होंगी, वो परसेंटेज। उसमें से पेमेंट डिडक्ट करेगी, ठीक है। अगर वो जी नहीं कर रही, वो उसको एज इट इज पेमेंट कर रही है, तो इजंट इट अ वायलेशन वो कंपनी जो कर रही है? हाँ जी नहीं बिल्कुल ठीक। इसमें और उसमें जो 5% डिडक्ट होना था वो हम डिडक्ट करके पे करवाते हैं, लेकिन जी उसको हम्म। तो एज देखिए एन ना, एक्सपेंस आउट कर देते हैं अपनी बुक्स में। नहीं देखें ठीक हो। इसमें ऐसे एक्सपेंस आउट तो मैंने आपको बता दिया ना क्यों करते हैं, क्योंकि ये जी उसका जी जी। इनकम टैक्स है, आपका नहीं है। ठीक है, रेजिडेंट एंटिटी का इनकम टैक्स नहीं है, ये जो बायर बैठा है उसका प्रॉफिट टैक्स है। जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि अगर सपोज एक एंटिटी है, उसका 100 देने 100 वो बनती है, अमाउंट पेमेंट बनती है, तो उसका 5% यानी 95 उसको जाना चाहिए और 5% गवर्नमेंट हम्म। को जमा हो जाना चाहिए। तो वो अगर जी। 100% करते हैं तो वो रेट करेंगे ट्रांजेक्शन को ज्यादा, यानी कि वो 107 उसको रखेंगे, एग्जैक्टली। उसमें से डिडक्ट ओके। करेंगे, तो फिर वो उसको देंगे ना। तो इस तरह से वो वायलेशन से भी बच जाते हैं। और क्योंकि मार्केट रेट के ऊपर कंट्रैक्ट्स होते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा होता है उसी पे कंपनीज को परचेज करनी होगी सर्विसेज। तो उसमें से फिर वो उसको इस तरह से ट्रांजेक्शन को इस तरह से स्ट्रक्चर किया जाता है कि वो 5% डिडक्ट करें, तो इसके बावजूद उसको वही जाए जो अमाउंट उन्होंने कमिट की हुई है। थैंक यू सर, वेरी वेल एड्रेस। और ये सिनेरियो मेरे पास बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हमें समटाइम जब आप एंटिटीज और आप लोगों की जो मतलब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उनकी कंपनीज ओन कर रही होती हैं ट्रेनिंग को, और उन्होंने अप्रूवल्स लेने होते हैं, तो वो भी कहते हैं कि जितनी आपकी विद होल्डिंग कहते हैं, मैं कहता हूँ कि जितनी हमें मिनिमम चाहिए वो दे दें, हम आपको रेस करके इनवाइस दे देते हैं, आप अपनी डिडक्शन कर लीजिएगा। हाँ जी, जो वो इनवॉइस इस तरह से स्ट्रक्चर की जाती है और ट्रांजेक्शन इस तरह थैंक यू से सर। स्ट्रक्चर की जाती है। और इसमें एक और चीज़ है कि ये रूल जानने के बाद आप बाकी जो गल्फ या बाकी मुल्क से अगर आप इनवॉइस कर रहे हैं तो आपको इसमें सीखने का मौका मिलेगा कि आप इनवॉइस कैसे करें। जी, हैदर आफ्ताब, समरन। मेरा यही था, विद होल्डिंग का ही जी जी था। जी। काइंड ऑफ क्लियर भी हुआ, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि एक बंदा जो कि केसे से बाहर बैठा हुआ है, तो वो लायबल ही क्यों है एक टैक्स के लिए जो उसने यूएई गवर्नमेंट, सॉरी, इस केसे गवर्नमेंट को देना है, जबकि वो उसकी जुरिस्डिक्शन। हाँ जी जी, आपकी आवाज़ कट गई है। जी, अभी आ रही है आपको आवाज? बीच में आपकी आवाज़ कट गई है। जो रिस्ट्रिक्शन उसकी नहीं है, आप क्या कह रही हैं? मैं यही बता रहा था कि आप बता रहे हैं कि विद होल्डिंग जो एक केसे के बाहर से बैठ के बंदा सर्विसेज दे रहा है, उसकी वो तो केसे की जुरिस्डिक्शंस में नहीं आता, तो व्हाई इज ही लायबल फॉर दैट विद होल्डिंग टैक्स? बेसिकली वो केएसए की मार्केट से फायदा तो उठा रहा है, और दूसरा ये जो टैक्स होते हैं ये तो लॉज होते हैं ना लीगली। जितनी भी एंटिटीज यहाँ पे वाक़या हैं उनको लाइबल करके वो इनडायरेक्टली उसको उससे पेमेंट ले रहे हैं। तो इन अ वे आपका ठीक है क्वेश्चन, लेकिन ये उनको बाइंड किया गया है जो यहाँ की रेजिडेंट एंटिटीज हैं, वो विद होल्ड कर लें। तो इसको हम कह तो समझने के लिए हम कह तो ये रहे हैं कि ये उसका टैक्स है जो कि बाहर बैठा हुआ है। लेकिन ये रेजिडेंट एंटिटीज को बाइंड किया गया है कि वो जब भी कोई बाहर पेमेंट करें तो वो उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएं। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं बता रहा हूँ कि ये उसका टैक्स है जो बाहर बैठा हुआ है। जनरली इन तो ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द मार्केट हियर इन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, मैं प्रीवियसली अगर मैं अपना एक बताऊं, यूके बेस्ड एक एंटिटी थी जो कि इंडिया में सर्विसेज देती थी, तो उसने जब उसका ऐसा विद होल्डिंग टैक्स उसके दूसरी कंपनी ने क्लेम किया, दूसरी जो आउट ऑफ यूके थी, तो वो डबल टैक्सेशन ट्रीटी के तहत वो दोनों का, एक यूके और यूएस में था, जिसके तहत अब वो दोनों एक दूसरे को विद होल्डिंग नहीं डिडक्ट करेंगे। तो ऐसा सऊदी में भी है किसी के साथ विद डबल हाँ जी टैक्सेशन हाँ ट्रीटी? जी हाँ जी, पाकिस्तान के साथ तो है, तो कुछ और भी ममालिक हैं अच्छा, तो उनके मतलब साथ वो है विद डबल होल्डिंग नहीं टैक्स। डिडक्ट नहीं करेगा जब पाकिस्तान से सर्विसेज लेगा? जी, क्लेम